हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोटस ट्रू लव। फ्रेंड्स, आपने जो मुझसे कमेंट्स किए हैं कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही या फिर आपको स्टोरी बहुत बोरिंग लग रही है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक हिस्टोरिकल और मैजिकल स्टोरी है जिसमें विंग को अपने पेरेंट्स की वजह से वो कर्ज मिला हुआ है। तो वांगजी को उसके लान क्लैन को उनके पूर्वजों की वजह से एक कर्ज मिला हुआ है और इन दोनों को कर्ज मिला हुआ है। तो इन दोनों की प्रेम कहानी उन कर्ज को मिटा पाएगी या फिर नहीं। विंग, जिसे अभी तक पता नहीं है कि उसके असली पेरेंट्स कौन हैं, और अगर विंग के पेरेंट्स जिंदा होते तो विंग और नी का रिलेशनशिप क्या होता, उनकी कहानी क्या होती, स्टोरी क्या होती, उनका एंडिंग कैसे होता, ये सारी बातें हमें बहुत जल्दी पता लगने वाली है। तो आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 27 है। और हाँ, एक बात और, अभी स्टोरी 3 साल पीछे चल रही है, जिस वजह से हमें पता चलेगा कि विंग वांगजी को बिना बताए गुस्सू से क्यों चला गया था और लान कुरेन को ऐसी कौन सी सच्चाई पता चली थी जिससे वो युवान को वांगजी से बचा रहे थे। ये 3 साल पीछे स्टोरी चली है, तब सब कुछ पता चलेगा। तो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, तो हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी और नी दोनों भी बेहोश हो चुके थे और दोनों ही बहुत ही बुरी हालत में थे। इस पार्ट की शुरुआत कोल पॉन्ड की गुफा से होती है, जहाँ चीफ हीलर और इसी कश्मकश में थे कि वो लानी से ये बात कहे या फिर ना कहे। इसी कश्मकश में वो लानी से कहते हैं, लानी तुम तो जानती हो ना बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। क्या अब भी तुम उनकी हेल्प करने बाहर नहीं आओगी, बाहर आना नहीं चाहोगी। ये सुनकर लानी कहती है, नहीं, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। इतनी अजीब बात है ना, शंशरण की कही बातें आज सच साबित हो रही है। मैं जिंदा होकर भी हर किसी के लिए मर चुकी हूँ, सिवाय आपके। ये कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ और मैं इसी की हकदार हूँ। जो गलतियाँ, जो गुनाह मैंने किया है, इसी तरह से मैं उस गुनाह की प्रायश्चित कर सकती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज वेन रोहान की मौत उन्हीं के अंश से होगी जिनकी मैं गुनहगार हूँ। इतने सालों बाद आज इन आयरन उसके असली हकदार, उसके असली वारिस के पास जाएगा। पर इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा कि मेरी वजह से उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। उन दोनों का फेट बदल चुका है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिला रहा था। जो उसमें फेंगजियो दिख रही थी, जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं ऐसा ना करूँ कह रही थी, और मैं फिर से एक फेंगजियो कैसे बनने देती। इतना कहते हुए लानी चुप हो जाती है और तभी वह एक डिसिबल पीछे से आता है। चीफ हीलर विभूषण ने वेन रोहान को मार दिया है, लेकिन सभी के लिए एक बात समझ पाना नामुमकिन है कि विभूषण ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया और वो इन आयरन विभूषण के पास आकर डिस्ट्रॉय हो गए। ये सुनकर चीफ हीलर उसे वहाँ जाने को कहते हैं और लानी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, लानी, क्या तुम जानती थी कि वो उसी का अंश है? क्या तुम जानती थी कि वो उसी क्लैन का है? तो इतने सालों तक तुम चुप क्यों रही? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो जो कर्ज लान क्लैन पे है वो अब तक मिट चुका होता। आखिर तुम चुप क्यों रही लानी? बोलो। आज तुमने ये साबित कर दिया लानी कि मैं तुम्हारे लिए एक सिर्फ चीफ हीलर हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में हमें लानी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी, लान क्लैन का कर्ज, वो कर्ज तो मिट जाता, लेकिन फिर से किसी और के साथ मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, जो लान क्लैन ने कई बार की है। मैं ये जानती हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से उन दोनों का फेट चेंज हो चुका है, लेकिन मैं उन दोनों को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। विशियान, तुम चाहकर भी किसी और के करीब नहीं जा सकते और ना ही कोई और तुम्हारे करीब आ सकता है। तुम खुद किसी को अपने करीब नहीं आने दोगे। जब भी तुम किसी और के करीब जाओगे तो वही अतीत का नजारा तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम कौन हो, तुम किसे बिलोंग करते हो। कि वो यादें तुम्हें बेचैन करेगी, तुम्हें हर्ट करेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी और तुम किसी और के करीब भी नहीं जा सकोगे। लानी सिर्फ यही कहे जा रही थी कि तुम चाहकर भी किसी और के करीब नहीं जा सकते। उसे ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि बाउशन शरण ने जो उस पर स्पेल लगाया हुआ था, वो स्पेल अब कमजोर हो रहा था अपने आप, जैसे मानो वो स्पेल हट रहा था। और चीफ हीलर जो वहीं पर लानी को पुकार रहे थे,
लेकिन ना ही लाने की आवाज आ रही थी और उनके ना ही सवालों का जवाब आ रहा था। अब हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ वांग जी वेन रोहन की वार से बुरी तरह से जख्मी होकर वही था। ऐसा नहीं था कि वांग जी विंग को गिरने से नहीं बचा सकता था, वो कर सकता था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था विंग को छूने की, कि जिस तरह विंग नी के लिए रो रहा था, बिलग रहा था, और नी बिना सोचे समझे विंग को बचाने के लिए उस इन आयरन के वार के सामने आ गया था। वो तो बस इतना जानता था कि विंग और नी की दोस्ती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देंगे, ये वो नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि उसके माइंड में यही चल रहा था कि नी और विंग के रिलेशनशिप इतने नजदीक क्या कब थे, वो दोनों इतने करीब कब थे, और क्या विंग नी से प्यार करता है और नी विंग से प्यार करता है। इसी वजह से उसने मैरिज कैंसिल की थी। अनेक थॉट्स उसके माइंड में चल रहे थे और उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना अपने आगे क्या हो रहा है वो समझ पा रहा था। सिचन के साथ साथ हर कोई शॉक था कि आखिर विंग ने ब्लैक मैजिक का यूज कैसे किया, क्योंकि विंग को तो ब्लैक मैजिक नहीं आता। और आखिर इन आयरन विंग के पास आते ही डिस्ट्रॉय कैसे हो चुके थे। मैं आपको बता दूं कि वो तीनों पीसेस जो इन आयरन के वेन रोहन के पास थे वो ना कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बल्कि वो विंग के बॉडी में एंटर होकर उस पार्ट से जुड़ चुके थे जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल पार्ट था, जो कि बीच का पार्ट जो सर्कल का था, जिसे हार्ट्स ऑफ इन आयरन कहा जाता था। और इन आयरन तभी कंप्लीट हो सकता था जब वो सारे पार्ट्स उस सर्कल को, उस बीच वाले पार्ट्स को जुड़ सकते। मतलब कि यहाँ इन आयरन के 5 पीसेस थे और विंग के बॉडी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट्स, बीच का सर्कल वाला पार्ट्स कैसे आया, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गुसु जो अभी तक युद्ध का मैदान था वो वेन रोहन के मौत के साथ साथ अब नॉर्मल हो चुका था। वेन रोहन की पपेट आर्मी धीरे धीरे अपने आप उस जगह से डिस्ट्रॉय हो रही थी और वहां बची थी सिर्फ वेन रोहन के दोनों बेटों की लाशें, जिसे मारने का क्रेडिट सभी मैंग्याओं को दे रहे थे। और जो डिसिपल्स जो घायल हो चुके थे उनकी बॉडी अब नॉर्मल हो रही थी। और ये क्यों हो रहा था ये कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात नी मैंगजू के लिए थी, क्योंकि नी को इस हालत में देख उन्हें अपनी आंखों के सामने बार बार वक्त के साथ गुजरी हुई वो रात, जिसे आज तक वो भूल नहीं पाए और चाहकर भी उसे याद करना नहीं चाहते थे। इस रात नी उन्हें इसी हालत में नी फॉरेस्ट में जख्मी मिला था और बाओशन शरण ने कहा था कि उस पर इन आयरन का अटैक हो चुका था। उनका हर एक शब्द, हर एक लब, हर एक बात उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। नी का वो फॉर्चून जो उन्होंने कहा था, वो फॉर्चून उनके कानों में बार बार गूंज रहा था। नी मैंगजू, तुम मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, उन दोनों का फेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले ही आज वो दोनों किसी कारण से अलग हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सुनकर नी मैंगजू तब बाओशन शरण से लड़ रहा था, झगड़ रहा था कि आप होती कौन है उसकी मौत बताने वाली, क्या आप उसकी मौत तय कर सकती है? आप आखिर इतना इजीली कैसे कह सकती है कि उसकी मौत उसके लवर या फिर उसके सोलमेट फ्रेंड, वो जो भी हो, उसकी वजह से हो सकती है? आखिर नी का फेट किससे जुड़ा हुआ है बताइए? आप ऐसा क्यों कह रही थी कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है? फ्यूचर में नी फिर से किसे बचाने वाला है? आखिर वो कौन है? मुझे बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं उस इंसान को नी से कभी भी नहीं मिलने दूंगा और न ही उसे जख्मी होने दूंगा। सुना आपने? अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, लेकिन मेरा भी आपसे वादा है कि मैं हर हालात में फिर से नी को ये गलती नहीं दोहराने दूंगा। चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना होगा, मैं जाऊंगा। और प्रेजेंट में जब उन्हें पता चला कि ये लड़ाई इन आयरन की वजह से हो रही है, तो उन्होंने नी को ये बिना बताए किसी और जगह भेज दिया था और उसे यहाँ आने नहीं दिया था। मैं नी मैंगजू आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर कही हुई बात, आपका बताया हुआ फ्यूचर सब कुछ गलत साबित कर दूंगा और किसी भी हालात में उसका फेट पूरी तरह से बदल दूंगा। सुना आपने मैंने क्या कहा बाओशन शरण? ये याद रखिएगा। ये सुनकर बाओशन शरण कहती है, तुम मुझे जो चाहे वो कह सकते हो, इस सच को ना ही तुम और ना ही मैं कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन उस बच्चे ने अपना फेट खुद चुना है, ये जानते हुए कि उसका अंजाम क्या होगा। उसे उस अंजाम की परवाह नहीं थी और तुम चाहकर भी उस फेट को नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना चाहते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें इन आयरन से घायल होता हुआ नी, किसी को बचाता हुआ नी ऐसे ही मिले, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर
उसी इंसान के लिए है जो नी ने खुद के लिए चुना है। तो तुम उस इंसान की हर बातें, हर परेशानी उस नी से दूर रखना कि वो चाहकर भी उसके पास ना जा पाए और खुद को हर्ट ना कर पाए। हो सके तो ये कर सकते हो। अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से एक जान फिर से बच सकती है। याद रखना, फ्यूचर में उसके लिए जो भी फैसला लो सोच समझ कर और उसका रीज़न जान कर लेना, नहीं तो तुम्हारी एक गलती उसे उसी हालात पर लाकर खड़ा कर देगी। नी मैंगजू इतने शौक में थे कि उन्हें अपने अब आंखों के सामने बाओशन शरण दिखाई दे रही थी, जो कह रही थी, तुम्हारी एक गलती, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो, तुम खुद उसके कसूरवार हो। ये सुनकर नी मैंगजू उनके करीब जाते हुए कह रहा था, नहीं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार आप है बाओशन शरण, आप है। अगर आप सब ये जानती थी तो आप ये रोक सकती थी, आपने क्यों नहीं रोका। ये कहते हुए बाओशन शरण की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वो बाओशन शरण के नजदीक जा रहे थे वैसे वो उनके आंखों से ओझल हो रही थी और उन्हें अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा था नी हुसैन, जो ब्लड से लथपथ हुआ था। ये दूसरी बार था कि नी उनके सामने ऐसे पड़ा हुआ था। नी मैंगजू धीरे धीरे नी हुसैन की तरफ जा रहे थे और उसके पास बैठते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर इस जीत की बजाय एक हार दिखाई दे रही थी, एक मायूसी दिखाई दे रही थी। और वो नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, नी हुसैन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? आखिर क्यों तुम उनकी हर बात को सच साबित करने पर तुले हुए हो? तुम यहाँ कैसे आए? बोलो नी हुसैन, आंखें खोलो नी हुसैन। इसी बात के साथ सचिन को एक बड़ा सा सदमा लग गया था, क्योंकि आज उन्हें पता चला था कि नी हुसैन है। लेकिन ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी। नी यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तब वो अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा था? क्या नी हुसैन है? लेकिन उसने अपनी सच्चाई क्यों छुपाई थी? ये वो सोच रहे थे। नी मैंगजू बिना कुछ कहे नी को उठाकर नी क्लैन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही नी मैंगजू नी को लेकर वहां से चले जाते हैं, विंग के शरीर से एक पावर रिलीज हो रही थी, और जिस वजह से जितने भी कल्टीवेटर बुरी तरह से जख्मी हुए थे वो अपने आप हील हो रहे थे। और इस पावर को लानी महसूस कर रही थी, और लानी घबराते हुए कहती है, क्या तुमने उस सील को एक्टिवेट किया है? उसके अंदर का वो इन आयरन, हार्ट्स ऑफ इन आयरन, क्या वो एक्टिवेट हो चुका है? लेकिन कैसे वो तुम नहीं, तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते विशियान, तब तक तो नहीं कि जब तक वो तुम्हारे साथ हो। लेकिन मैंने तो तुम दोनों का फेट एक दूसरे से जोड़ दिया था। क्या मेरा ऐसा करने के बाद भी क्या तुम दोनों की एंडिंग चेंज नहीं होगी? लानी इन्हीं ख्यालों में थी, और उसे ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि अब तक जो सील उसे वहाँ कैद करके रखी थी, वो सील धीरे धीरे लूज हो रही थी। लानी का पूरा फोकस उसी एनर्जी को महसूस करने में लगा हुआ था। और इधर विंग के पास जियांग फेंगमियांग आते हैं, और उनके पीछे सभी यूनमेक के डिसिपल्स आ रहे थे, और वो उन्हें यही कह रहे थे कि वो वी ब्रदर को यहाँ से लेकर चले और लोटस केव में उन्हें हीलर्स को दिखाए। और वांग जी, जो अभी तक अपने ही ख्यालों में था, अपने ही थॉट्स में था, जैसे उसके कानों में लोटस केव और यूनमेक का नाम पड़ता है, तो उसे अपने कानों में मैडम यू की वही बातें सुनाई दे रही थी कि अच्छा होगा विंग उन्हें अपना चेहरा मरते दम तक ना दिखाए। और जैसे ही वांग जी को एहसास होता है कि वो विंग को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से अपनी जगह से उठता है और जियांग फेंगमियांग की तरफ जाकर जियांग फेंगमियांग को झटके से विंग से दूर कर देता है। और इसके सडनली ऐसा करने से सभी शौक से उसे देख रहे थे, और वांग जी उन्हें बिना कुछ एक्सप्लेन किए, बिना कुछ रिएक्ट किए विंग को अपनी बाहों में लेता है और वहाँ से जिंगसी में आता है। अब वांग जी विंग को बेड पर लेटाता है और उसके पास बैठते हुए उसके चिक्स को अपने हाथों से होल्ड करता है और विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे फादर को तुमसे दूर किया। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ जाकर तुम से भी ज्यादा बुरा महसूस करो। मुझे पता है कि तुम्हारी मदर तुमसे हेट करती है और तुम इस वजह से वहाँ अभी तो नहीं जाना चाहते। वांग जी
कहीं ना कहीं विंग से पहली नजर से प्यार तो करता था, लेकिन वो अभी तक इस फीलिंग से अनजान था। अब वांग जी विंग को अनड्रेस करता है कि उसके बॉडी पर जो जख्म हो चुके हैं उसे हील करने के लिए, लेकिन वह कोई जख्म तो नहीं थे। लेकिन वांग जी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, बिना अपनी पलकों को मूंदे। उसका दिमाग उसे बार बार यही कह रहा था, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम्हें अपना फ्रेंड मानता है। और क्या तुमने अभी नहीं देखा कि वो नी के लिए कैसा तड़प रहा था? हो सकता है वो नी से प्यार करता हो और तुम उसका फायदा उठा रहे हो वांग जी, उसके बेहोशी का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे इस तरह देखो। वो तुम्हारा नहीं है वांग जी, नहीं है। लेकिन उसका दिल जो बार बार यही कहे जा रहा था, नहीं लान वांग जी, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम खुद को गलत फहमी में रख रहे हो। तुम ये सच कबूल नहीं करना चाहते कि तुम उसे लाइक करते हो पहली नज़र से, तुम उससे प्यार करते हो। तुम इस सच से दूर भाग रहे हो लान वांग जी। तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि विंग के लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई और भी हो सकता है, या फिर वो किसी और से प्यार कर सकता है। तुम सच्चाई से दूर भाग रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। उसके माइंड और हार्ट में ये वॉर चल रही थी। उसका माइंड कह रहा था कि नहीं, तुम उसके फ्रेंड हो, सिर्फ फ्रेंड। तो उसका हार्ट कह रहा था नहीं, तुम उसे लाइक करते हो, तुम उससे लव करते हो। और इसी सोच में वो एक गहरी सांस लेता है। नहीं, मैं अपने माइंड में ऐसे थॉट्स नहीं ला सकता। और तभी डोर पर नॉक होता है और बाहर एक जूनियर डिसिपल आया था, जो वांग जी से कह रहा था, लान मास्टर आपसे मिलने चीफ हीलर आए हैं और वो मास्टर वी से मिलना चाहते हैं, उन्हें ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन वांग जी उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कुछ जवाब नहीं दे रहा था। और अंदर से कुछ रिस्पॉन्स ना पाकर, कुछ जवाब ना पाकर वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है और चीफ हीलर से कहता है, चीफ हीलर अभी लान मास्टर शायद आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, तब आपसे आप मिल लीजिएगा। ये सुनकर चीफ हीलर वहाँ से चले जाते हैं, जो अभी वहाँ विंग को देखने आए थे। अब वांग जी वहाँ से उठता है और वार्म वाटर्स और एक सॉफ्ट टॉवल से विंग की बॉडी को क्लीन करता है, उसके रोब्स उतार कर उसे न्यू रोब्स पहनाने के लिए। जैसे ही वांग जी विंग को उसे उठाकर अपनी बाहों में लेता है, तो विंग को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। वांग जी ने विंग के पूरे ड्रेस को चेंज नहीं किया हुआ था और अभी भी वो अपनी इनर रोब्स में था। अब विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ जाता है और उससे कस के हक करता है और उसके नेक पर अपने नोज को रब करता है, जिस वजह से वांग जी को विंग की ब्रीदिंग अपने नेक पर फील हो रही थी, जो वांग जी को गर्माहट के साथ साथ ही अपनेपन का एहसास दिला रही थी। और विंग उसके नेक पर अपने नोज को रब करते हुए कह रहा था, फ्रेंड्स, दोस्त तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दोस्त, तुम लेट क्यों आए? ऐसे वो कह रहा था। लेकिन वांग जी जो विंग की बातें सुनकर हैरान था। विंग की आंखें अभी भी बंद थी और वांग जी अपने मन में यही कह रहा था, विंग मेरे इतने भी करीब मत आओ कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ। पता नहीं अगर तुम थोड़ी देर बाद ऐसे ही करते रहे तो मैं क्या कर दूँ, या मैं खुद को संभाल ना पाऊँ विंग। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद वांग जी को अपने नेक पर विंग के गर्म आंसुओं की आहट होती है, तो वांग जी विंग के फेस को जल्दी से अपने सामने कर लेता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है और विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आंखें खोलो विंग, आंखें खोलो। लेकिन विंग अभी पूरी तरह से होश में नहीं था और सिर्फ वो यही कह रहा था, दोस्त तुम गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज रोना मत। लेकिन तुम लेट क्यों हो गए? तुम तो मेरे सोलमेट, तुम आ गए। यही बातें विंग बार बार किए जा रहा था और कहीं ना कहीं ये बातें वांग जी को हर्ट कर रही थी, तकलीफ पहुंचा रही थी कि आखिर विंग किसकी बात कर रहा है, किस दोस्त की बात कर रहा है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं विंग को इस हालत में देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। और वांग जी अब विंग धीरे धीरे अपने फेस को वांग जी के फेस की तरफ ले जा रहा था। धीरे धीरे वो अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर टच करता है और उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। उसके लिप्स को
लीक कर रहा था और वांग जी बिल्कुल एक स्टोन बना हुआ था, क्योंकि वो जानता था ये किस उसके लिए नहीं है, ये किस विंग बेहोशी में कर रहा है किसी और के लिए। और ये बात वांग जी को अंदर तक तोड़ रही थी। उसे अपने सीने में दर्द हो रहा था और वांग जी कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन विंग उसके लिप्स को बाइट कर रहा था और इस किस को डीप कर रहा था। वांग जी भी उसके किस में मेल्ट हो रहा था और वो भी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता है। लेकिन वांग जी ने जैसे इस किस को डीपली करना चाहा, विंग को वही आवाजें उसके कानों में सुनाई दे रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम मेरे कंडीशन पार्टनर हो। लेकिन उसके अगले ही पल विंग फिर से दोबारा बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर नीचे गिरने वाला ही था कि वांग जी उससे अपने हाथों में होल्ड करता है और उसे गिरने से बचाता है। अब वांग जी विंग को पूरी तरह से ड्रेस पहनाता है और उससे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और इस बात को 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन विंग को अब तक होश नहीं आया था और ना ही उसकी हेल्थ में कुछ बदलाव आया था। बदलाव तो इस बात में आया था, हर क्लान वाले उसकी तरफ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि वो दूसरा वेन रोहान बन सकता है। क्या विंग इन आयरन को चलाना जानता है? क्या विंग इन आयरन को काबू कर सकता है? क्या विंग भी वेन रोहान की तरह हम सभी के लिए खतरा बन सकता है? ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें वहाँ फैली हुई थी और वेन रोहान के वेन क्लैन को बंदी बना लिया था और इन्हीं के साथ ही पूरी तरह से बदल चुका था वांग जी। वो हर रोज लाइब्रेरी में जाकर हर बुक को सर्च करता था। विंग को होश में लाने के लिए कोई मेथड ढूंढता रहता था। उसने जिंगसी में चीफ हीलर को तो क्या, अपने अंकल ब्रदर को भी नहीं आने दिया था। वो पिछले 8 दिनों से विंग की हर जरूरतें खुद पूरी कर रहा था, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। और अब हमें नी क्लैन का दिखाते हैं कि इन 8 दिनों में नी क्लैन में क्या क्या हुआ है। नी मैंगजू को जब पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन नी को मैंग्याओ ने दी है, तो उन्होंने मैंग्याओ को अपने क्लैन से बाहर किया था और उसे कहा था कि वो कभी भी अपना दोबारा चेहरा उन्हें ना दिखाए और ना ही वो वहाँ वापस आए। जब उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि मैंग्याओ ने ऐसा क्यों किया है, तो उन्हें यही पता चला कि मैंग्याओ विंग को लान क्लैन से बाहर करना चाहता था और वो जानता था कि नी उससे प्यार करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर उन्हें अब तक नहीं मिला था कि वो विंग को आखिर लान क्लैन से क्यों बाहर करना चाहता था। और जब बाओशन शरण उनसे आखिरी बार मिली थी, तब बाओशन शरण ने उन्हें एक तालिस्मान दिया था कि जब भी जरूरत पड़े तब तुम मुझे एक बार बुला सकते हो। और नी मैंगजू ने अब फिर से बाओशन शरण को बुलाया था। नी अपने होश में तो आ चुका था, लेकिन नी वो हर बात भूल चुका था कि जो गुस्से में हुई थी उसे कुछ भी याद नहीं था। और बाओशन शरण जो जाते वक्त नी मैंगजू से कह रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई नो इस स्टोरी में स्टोरी लाइन ज़्यादा है और 18+ सीन्स बहुत कम है, इसी वजह से आपको बोरिंग लग रहा होगा, है ना? अगर यस तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।